मोरू विश्वनाथ वर्सेस गणेश विट्ठल। ये केस बहुत पुराना है, 1873 का। कोपार्सनरी में हम जानते हैं कि जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट पोसेशन होती है और फ्लक्चुएशन ऑफ शेयर्स भी होते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप के हिसाब से सर्वाइविंग कोपार्सनर्स को प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है, और जब एलियनेशन की बात आती है तो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट एलियनेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए पार्टीशन होना प्रॉपर्टी का बहुत जरूरी है। मोरू विश्वनाथ वर्सेस गणेश विट्ठल में ये जानने की कोशिश करी है कि क्या फैमिली मेंबर्स जो बियॉन्ड 4 डिग्रीज हैं उन्हें कोपार्सनर्स मानेंगे या नहीं, और अगर ऐसा है तो क्या उनके पास राइट टू पार्टीशन है या नहीं। इस केस के फैक्ट्स ये बताते हैं कि उद्धव लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी हैं। प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स दोनों ही उद्धव के डिसेंडेंट्स हैं। प्लेंटिफ्स फॉल कर रहे हैं बियॉन्ड 4 डिग्रीज ऑफ उद्धव और डिफेंडेंट्स हैं विद इन 4 डिग्रीज ऑफ उद्धव। प्लेंटिफ क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें एक डिक्री मिलनी चाहिए पार्टीशन की। डी represents the defendants and P represents the plaintiffs। डिफेंडेंट्स 4th डिग्री में फॉल कर रहे हैं और प्लेंटिफ्स 5th और 6th डिग्री में फॉल कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उद्धव द लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। मेन डिस्प्यूट इन इशू ये है कि क्या प्लेंटिफ्स डिमांड कर सकते हैं पार्टीशन, whether the plaintiffs are entitled to demand a partition at all, assuming them to be members of an undivided family। ये मेन क्वेश्चन है जो कोर्ट डील करेगी while understanding the facts in consonance with the rule that has to be applied to the facts। जिस पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो प्लेंटिफ की पोजेशन में है, और एक दूसरे पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी है जो डिफेंडेंट की पोजेशन में है। कोर्ट अज्यूम कर रही है अगर ये अनडिवाइडेड फैमिली है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं लगेगा, इसलिए सूट बार्ड नहीं है लिमिटेशन लॉ के अंडर। और अगर अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, डिवाइडेड फैमिली है, तो पार्टीशन का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये सूट पार्टीशन के लिए ही है। तो ये होल्ड किया कि लिमिटेशन इमटेरियल क्वेश्चन है, और कोर्ट आगे प्रोसीड करती है टू अंडरस्टैंड whether the plaintiff are the co-partners or not। अब कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हिंदू लॉ ये कॉन्टेम्पलेट नहीं करता है कि हर स्टेज पर पार्टीशन हो। द हिंदू लॉ डज नॉट कॉन्टेम्पलेट अ पार्टीशन एज एब्सोल्युटली नेसेसरी एट एनी स्टेज ऑफ द डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। बट एंशिएंट टेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि ग्रेट ग्रैंडसन हर केस में डिवाइड होगा अपने कोपार्सनर्स से। जब 2 ग्रेट ग्रैंडसन एक यूनाइटेड फैमिली की तरह रह रहे हैं तो मिताक्षरा लॉ में बोला है कि उनके सन अक्वायर करेंगे बर्थ से ही को ओनरशिप इन देयर फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और अगर हम ये आर्ग्यूमेंट मान के चलते हैं कि ग्रेट ग्रैंडसन के बाद कोई कोपार्सनर्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि जो ग्रेट ग्रैंडसन्स का एग्जाम्पल हमने लिया जो यूनाइटेड फैमिली में रहते हैं, उनके सन्स के पास से ये राइट चला जाएगा दैट दे विल हैव राइट अक्वायर्ड बाय बर्थ इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कि अगर कोई कोपार्सनर डिसीज हो जाता है and that co-partner is not leaving any nearer descendant other than great great grandson, तो फिर वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन एकदम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम इनहेरिटेंस और पार्टीशन का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन दिया गया कि अगर किसी भी अनडिवाइडेड फैमिली में कोई इंटरवेल नहीं आता, कोई कॉज ऑफ ब्रेक नहीं आती लीनियर सक्सेशन में, तो सारे जो भी डिसेंडेंट्स हैं वो को शेयरर की तरह एक्चुअली पोजेस करेंगे प्रॉपर्टी को। फर्दर जब आप केस रीड करोगे तो आप देखोगे
कि ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि राइट टू पार्टीशन एक्सटेंड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट होल्डर। ब्रदर्स पार्टीशन के लिए बोल सकते हैं ब्रदर्स के सन, और फिर आगे उनके सन्स पार्टीशन के लिए बोल सकते हैं। और जो भी बियॉन्ड 4 डिग्रीज लाई करेगा, मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, वो पार्टीशन का राइट होल्ड नहीं करता है। ही कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर पार्टीशन हुआ ही नहीं तो प्रॉपर्टी किसे बिलोंग करेगी? कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप लिटरल सेंस में इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूसिवली बिलोंग करेगी सर्वाइवर्स ऑफ 2 ब्रदर्स एंड हिज डिसेंडेंट्स। अब ये रीजनिंग थोड़ी आउट ऑफ प्लेस लगती है क्योंकि हमेशा कोपार्सनरी फॉर्म हो जाती है जैसे ही फादर और सन का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आता है। तो बहुत सारे एंसेस्टर्स अगर सक्सेसिवली डिसीज हो रहे हैं और प्रॉपर्टी साइलेंटली निग्लेक्ट की जा रही है ड्यूरिंग एडवर्स पोजेशन, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रिवेंट करेगा प्रॉपर्टी को 100th डिग्री में भी जाने के लिए, अगर लीगल कॉन्सिग्वानिटी एग्जिस्ट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए, property will keep on devolving on to nth number, चाहे वो 100th नंबर पे भी क्यों ना हो, अगर कोई पार्टीशन नहीं हुआ है। ये आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझो कि हमें ये भी जानना जरूरी है कि आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग किसको करेगी। अगर हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन वाली डिग्री में पहुंच जाए, मतलब बियॉन्ड 4 डिग्रीज में पहुंच जाए, तो प्रॉपर्टी किसे बिलोंग करेगी? तो कहने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसमिट होती रहेगी 100th डिग्री ऑफ लीनियर कॉन्सिग्वानिटी में भी। और ये इसलिए कि ये बोल रहा है ईच डिसेंडेंट इन सक्सेशन बिकम्स को ओनर विद हिज फादर ऑफ द लैटर्स शेयर, एंड देयर इज never such a gap in this series as to prevent the next from fully representing the preceding one in the succession. तो मतलब ये कि फादर और सन हमेशा को पार्सनरी फॉर्म करेंगे। और दूसरी बात ये कि ओरिजिनल ओनर है जो प्रॉपर्टी का, वो लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। Original holder of the property is one who has acquired the property, got that property somehow. Last holder वो है जहां से कोपार्सनरी की फर्स्ट डिग्री स्टार्ट हो रही है, और लास्ट होल्डर ने ये प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी अक्वायर की है। सो वी विल हैव टू डील विद 2 प्रिंसिपल्स नाउ। एक तो ये कि फादर और सन दोनों को शेयरर्स हैं प्रॉपर्टी में, और दूसरा ये कि कोपार्सनरी स्टॉप होती है 4th डिग्री में। सो बियॉन्ड 4 डिग्रीज नोबडी कैन आस्क फॉर पार्टीशन। और आप ये सेंटेंस भी नोटिस करो, जजमेंट में लिखा है इट स्टॉप्स एट द 4th फ्रॉम एन ओनर इन पोजेशन थ्रू द ऑपरेशन ऑफ अ लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हिंदू फैमिली में नेसेसरीली डिवीजन होता है आफ्टर 4 जनरेशंस, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोपार्सनरी 4th जनरेशन के बियॉन्ड नहीं जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। मनु चैप्टर 9 पेज 186 में बहुत क्लियरली लिखते हैं, बट द 5th हैज नो कंसर्न विद द गिफ्ट ऑफ द फ्यूनरल केक. And this is made clearer by Kuluka in his commentary, and that as the 5th cannot inherit during the lifetime of the 4th in descent, so neither can he claim any partition from the latter. मतलब जो 5th generation में फॉल कर रहा है, 5th डिग्री में फॉल कर रहा है, वो स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं दे सकता है कॉमन एंसेस्टर को या लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी को। अगर ऐसा है तो ही डज नॉट हैव एनी राइट आस्किंग फॉर द पार्टीशन।
कोलब्रुक स्टोक्स पेज 177 पे बोल रहे हैं अप टू दैट इज फोर्थ द कुलियास आर सपिंडास आफ्टर विच द पिंडा रिलेशनशिप ceases and that according to Vyavahar Madhav after that is after the great grandson there is always a stoppage of the division of the wealth of the great great grandfather. मतलब फोर्थ जनरेशन के बाद, फोर्थ डिग्री के बाद जो पिंडदान है वो खत्म हो जाता है, जो पिंड रिलेशन है वो सीज हो जाता है. इसीलिए बियॉन्ड 4 डिग्रीज कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन का पार्टीशन आस्क करने का. अब इस इलस्ट्रेशन में इफ ए डाइज लीविंग बी सन, ई ग्रैंडसन, जी ग्रेट ग्रैंडसन एंड जे अ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन. तो इसमें जो जे है क्योंकि वो 5th डिग्री पे है, 5th डिसेंट में है फ्रॉम ए, ही कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन इन एज प्रॉपर्टी क्योंकि जे में वेस्टेड राइट नहीं है, बर्थ राइट नहीं है इस टाइप की प्रॉपर्टी में. अब ए द ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इफ ही डाइज ही इज लीविंग बिहाइंड सन बी एंड ग्रैंडसन सी, और ये दोनों ही मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली हैं. जब बी डिसीज होता है ही लीव्स सी द सन एंड डी द ग्रैंडसन बिहाइंड. अब सी भी अगर डिसीज होता है तो ही इज लीविंग सन डी एंड 2 ग्रैंडसन ई एंड एफ. ऐसे में अगर पार्टीशन नहीं हुआ है डी, ई और एफ के बीच में और वो स्टेट ऑफ यूनियन में रह रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ई और एफ डी को कंपेल कर सकते हैं कि वो पार्टीशन मांगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में और उन्हें उनका शेयर मिले. और ये देखा गया है कि क्योंकि सन भी इक्वली इंटरेस्टेड हैं अपनी फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो वो पार्टीशन मांग सकते हैं. और सपोज बी और सी डिसीज हो जाते हैं और ए और डी बचते हैं अनडिवाइडेड फैमिली में, और उसके बाद ए डिसीज हो जाता है, तो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होगी डी पर. और ई एंड एफ जो सन है डी के, दे कैन आस्क फॉर पार्टीशन क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट रखते हैं. अब अगर बी और सी डिसीज होते हैं एंड दे लिविंग बिहाइंड ए, डी एंड D1, और ये अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं, उसके बाद अगर ए डिसीज होता है तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होगी डी और D1 पे जॉइंटली. डी के जो 2 सन्स है ई और एफ, अगर अब डी भी डिसीज हो जाता है तो ई और एफ बचते हैं और ये दोनों डी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं पार्टीशन के लिए. लेकिन अगर ए डाई करता है डी के बाद, लीविंग अ ग्रेट ग्रैंडसन D1 एंड द 2 सन्स ऑफ डी विच इज ई एंड एफ, तो इस केस में ई और एफ will not be able to sue D1 for partition of the property. इसका रीजन ये है कि D1 सारी प्रॉपर्टी अकेले इनहेरिट करेगा और E और F जो हैं वो 5th डिग्री में पहुंच जाएंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन की कैटेगरी में. तो सारे इलस्ट्रेशंस को देख के कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि रूल यही है कि बियॉन्ड 4 डिग्रीज देर इज नो राइट टू पार्टीशन विच इज वेस्टेड इन एनी ऑफ द मेंबर्स. और लास्ट सेंटेंसेस जो कंक्लूड कर रहे हैं इस जजमेंट को, द रूल देन विच आई डिड्यूस फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑन दिस सब्जेक्ट इज नॉट दैट अ पार्टीशन कैन नॉट बी डिमांडेड बाय वन more than 4 degrees removed from the acquirer of original owner of the property sought to be divided
but that it cannot be demanded by one more than 4 degrees removed from the last owner, however remote he may be from the original owner. वो ये कह रहा है कि ओरिजिनल ओनर से आप कितने भी रिमोट क्यों ना हो, आप डिवीजन के लिए, पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकते हो, बट जब हम लास्ट होल्डर की बात करेंगे, जहां से कोपार्सनरी शुरू होगी, वहां से सिर्फ 4 डिग्रीज के विद इन ही राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन एग्जिस्ट करता है. तो ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अलग है और लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी अलग है.